Hello everyone, welcome back to my channel Creative Area. So I am back with my another video after a long time. And first of all I am really sorry for that कि मैं इतने टाइम से कोई भी वीडियो कोई भी ट्यूटोरियल आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि क्या हुआ पिछले कुछ महीने मेरा लैपटॉप काफ़ी ख़राब रहा, मुझे इसको काफ़ी बार रिपेयर कराना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा सारा डेटा भी मैंने लॉस्ट कर दिया और मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मुझे उस डेटा को रिट्रीव करने में काफ़ी टाइम लग गया, बट आई एम बैक विद द वीडियोस नाउ। अभी मैंने क्या किया है अपने चैनल के लिए, मैंने कुछ सोचा है कि जो मैं 12th के चैप्टर्स के वीडियोस बना रही थी, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। अभी मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो बनाऊंगी। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 चैप्टर्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, उनके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ करूंगी। तो हम लोग अपने पूरे 5 चैप्टर्स इसमें कवर करेंगे एंड ये वीडियोस पार्ट्स में नहीं आएंगी। जैसे मैंने रिवीजन वीडियो डाली हुई है 12th क्लास की फैशन स्टडीज के चैप्टर्स की, इसी तरह से फुल चैप्टर की 5 वीडियोस आएंगी। सो द फर्स्ट वीडियो इज अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ बच्चों को ये काफ़ी कंफ्यूजन है कि क्या कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स आ रहे हैं एग्जाम में या नहीं आ रहे हैं। तो यस, बिल्कुल आ रहे हैं। इससे जो पिछला सेशन था उसमें नहीं आए थे, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ये जो 2 चैप्टर्स थे वो सीबीएसई ने सिलेबस से हटा रखे थे, बट सीबीएसई ने ये वापस इंक्लूड कर दिए हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स, यस, ये आपके सिलेबस का पार्ट है और इसमें से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये भी होता है कि स्किल क्या होता है, हम क्यों सीख रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, हम क्यों कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ रहे हैं, या कोई और जो हमारे सिलेबस में है जैसे आईसीटी स्किल्स है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या रोल है हमारे सब्जेक्ट में। फैशन स्टडीज से तो ये चीज़ बिल्कुल ही अलग है। अब देखो क्या है ना कि फैशन स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप आगे जाके इसमें जॉब परस्यू करें, ये आप आगे जाके सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। तो इवन अगर आप जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको इन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना होगा, अपने अंदर इम्प्रूव करना होगा, ताकि आप एक बेटर एम्प्लॉय या आप एक बेटर ओनर बन सकें, अपनी टीम को अच्छे से मैनेज कर सके। क्योंकि जब आपको खुद को मैनेज करना आता होगा तभी आप अपनी टीम को भी मैनेज कर पाएंगे। जब आपको खुद को कम्युनिकेट करना आता होगा तभी आप दूसरे को अपनी बात अच्छे से समझा पाएंगे। सो अभी हम फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसमें पूरा चैप्टर कवर्ड है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। सो एक स्किल और एक टैलेंट में बहुत छोटा सा फर्क होता है कि स्किल एक ऐसी चीज होती है जिसको हम सीख सकते हैं, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये ऐसी चीज है जो हम टाइम के साथ अपने अंदर डेवलप करते हैं और हम इसको अपने अंदर इम्प्रूव भी कर सकते हैं टाइम के साथ। लेकिन टैलेंट एक ऐसी चीज होता है जो आपके अंदर इनबिल्ट आता है, जब से आप बर्थ लेते हो तब से आपके अंदर वो इनबिल्ट होता है। आप उसको बाय टाइम इम्प्रूव जरूर कर सकते हो, लेकिन उसको एज अ स्किल की तरह से हम नहीं देख सकते, क्योंकि टैलेंट आपके अंदर दिया हुआ एक गॉड्स गिफ्ट होता है, लेकिन स्किल को हम स्क्रैच से सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। सो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन आपकी नज़र में क्या है। क्या सिर्फ बोलना और सुनना ही कम्युनिकेशन है? नहीं, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को समझा सकते हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है या एक ऐसा वे है जिसके थ्रू आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपना मैसेज जो है वो दूसरे को अच्छे से समझा सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि कम्युनिकेशन में सिर्फ स्पीकर ही इंपॉर्टेंट होता है, नहीं, एक लिसनर भी कम्युनिकेशन में इतना ही जरूरी होता है जितना कि एक स्पीकर जरूरी होता है।
तो अगर आप किसी को अपनी बात अच्छे से समझा पा रहे हैं तो ये एक लिसनर की भी ड्यूटी है कि वो आपकी बात को अच्छे से समझ पाए। तो कम्युनिकेशन कभी भी वन वे प्रोसेस नहीं होता, इट इज अ टू वे प्रोसेस। इसमें दो लोग जरूर इन्वॉल्व होते हैं कि एक तो स्पीकर होता है जो अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है और एक लिसनर होता है जो उस मैसेज को कंज्यूम करता है या उस मैसेज को प्रॉपरली समझता है। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस थ्रू विच any message is exchanged between individuals using, you can use any language, okay, the language you can use to communicate or send your message to the other person, और you can use any symbol और sign। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे YouTube का लोगो लगाया है तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये YouTube का लोगो है, आप देख के ही समझ सकते हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन का तरीका है। ओके, सो ऐसे सिंबल्स भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसे साइंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी रोड्स पे भी होते हैं, तो रोड पे अब कोई खड़ा थोड़ी ना होता है हमें वो साइन समझाने के लिए, बट क्या होता है हम उस बोर्ड को देख के, उस साइन को देख के समझ सकते हैं कि अरे आगे डेंजर है, अरे आगे यू टर्न है तो हमको धीरे चलना है, आगे कुछ भी मतलब रेड लाइट है तो हमको रुक जाना है। तो ऐसे सिंबल्स के थ्रू, कलर के थ्रू भी आप अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उसमें बोलना पड़े। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। एंड यस, वन मोर थिंग, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करके भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सैड हैं तो वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को बोल के बताएं। सो अभी मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी और आप उसमें मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं अगर मेरे अंदर कुछ गलती है या कुछ मैं गलती कर रही हूँ पढ़ाने में तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो दो क्लासमेट्स थे, रवि और अमन। अब क्या होता है, टीचर पूरी क्लास को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें कि दो दो के ग्रुप्स में आप लोग काम कर सकते हैं। तो रवि और अमन दो बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने कि इस प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का सोचा। तो क्या था, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर लिया। जैसे कि रवि का काम था सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करना, सब कुछ अरेंज करना, जबकि अमन का काम था सारी रिसर्च वर्क करना। अब क्या हुआ, एक दिन रवि की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उसने अमन को मैसेज किया कि मैं कल स्कूल नहीं आ पाऊंगा और तुम जो है पूरा प्रोजेक्ट का काम प्लीज मैनेज कर लेना। अभी क्या हुआ, अमन जो था उसने इस मैसेज को गलत समझ लिया और उसने सोचा कि रवि मेरी हेल्प नहीं करना चाहता है, उसने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया है। तो अमन ने ये सोच लिया कि ठीक है अब मैं सारा काम खुद से करूंगा। लेकिन क्या हुआ, जब अगले दिन रवि जो है वो स्कूल आया तो उसने देखा कि अमन उससे अपसेट है, बहुत ज्यादा नाराज है। उसने उसका कारण पूछा तो अमन ने बताया कि ऐसे ऐसे तुमने मैसेज किया था और अभी ठीक है तुमको मेरी हेल्प नहीं करनी है तो मैं ये सारा काम खुद से कर लूंगा। रवि ने उसको समझाया कि ही वॉज ओनली ऑन अ लीव फॉर अ डे, so he was not disagreeing for help. So Aman realized his mistake and he said sorry and then they both worked on the project। फिर उन दोनों ने साथ में मिलके काम किया जब अमन को उसकी मिस्टेक रियलाइज हुई कि उसी ने मैसेज को गलत समझ लिया था। अब इसमें क्या हुआ, स्पीकर ने अपनी बात समझाई लेकिन लिसनर ने उस बात को गलत समझ लिया। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही तरफ से आपने अपनी बात कह दी हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। लिसनर को भी आपकी बात समझ में आनी चाहिए, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, so speaking, listening, reading and writing are the skills of communication। मतलब अगर आपको communication skill सीखनी है तो आपको ये चार skills भी अलग से मतलब उसी में सीखनी पड़ेंगी ताकि आप communicate एक better way में communicate कर सकें, which helps us to share ideas and understand others।
To learn a language, one needs to develop four key skills, namely listening, speaking, reading and writing. कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए या कम्युनिकेशन अपने अंदर डेवलप करने के लिए आपको ये चार स्किल्स आनी चाहिए. आपको सुनना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए और आपको लिखना आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे इंग्लिश पूरी तरह आती है, तो ऑब्वियसली आई शुड स्पीक इंग्लिश. I should be able to understand English by listening. I should be able to read English and I should be able to write English. तो मतलब मुझे इंग्लिश को सुनना आना चाहिए, इंग्लिश को बोलना आना चाहिए, इंग्लिश को पढ़ना आना चाहिए एंड इंग्लिश को लिखना आना चाहिए. सो लिसनिंग क्या करती है? लिसनिंग हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर सेइंग. आप सुन के ही समझ पाओगे ना कि कोई आपसे क्या कहना चाहता है. या स्पीकिंग, आप अपने थॉट्स अगर किसी को समझाना चाहते हो तो स्पीकिंग के थ्रू आप समझाओगे. रीडिंग हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड रिटन वर्ड्स एंड गैदर नॉलेज. मान लीजिए किसी को आपको सॉरी आपको किसी की बात समझनी है, या तो आप सुन के समझ सकते हो या फिर पढ़ के समझ सकते हो. मीन्स आप अगर आपने कोई साइन बोर्ड पढ़ा, कोई बिल बोर्ड पढ़ा, तो अब वहां कोई बोल के तो आपको समझा नहीं रहा है, लेकिन आप पढ़ के समझ सकते हो. अच्छा, ये एक नया ब्रांड का स्टोर खुला है हमारे एरिया में, या एक नया फूड स्टोर खुला है, तो आप रीडिंग के थ्रू उस नॉलेज को गैदर कर सकते हो. इवन राइटिंग अलाउज यू टू शेयर योर थॉट्स थ्रू रिटन वर्ड्स. सो जैसा कि अभी हमने स्पीकिंग और रीडिंग के बारे में समझा, सेम goes with listening and writing. So it allows you to share your thoughts with written words. मान लीजिए आपको अपनी बात किसी को समझानी है लेकिन आप बोल के नहीं समझा सकते, तो आप उस चीज को लिख के आराम से समझा सकते हैं. सो दीज आर द फोर स्किल्स you can use to develop your communication skills. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? अभी हमने स्किल्स सीखी कि हमें कौन सी वो चार चीजें सीखनी है जिससे कि हम कम्युनिकेशन अपना कर सकें, बेसिक कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कौन कौन होता है. जैसे कि एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, और क्या क्या होता है अभी हम देखते हैं. Communication involves a sender who encodes and sends a message through a channel and a receiver who decodes the message and gives फीडबैक. सो प्लीज आप अपनी नोटबुक एंड पेन लेके बैठिएगा ताकि आप ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और ये मैंने बहुत इजी करके यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ताकि आप इनको नोट डाउन कर सकें और ये आपके एग्जाम्स में हेल्प कर सकें. So feedback is important in communication as it helps in knowing whether the receiver has understood the message or not. I know ये थोड़ा complicated लग रहा होगा, but अभी हम इसको एक diagram के through समझेंगे. अब एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन होता है? एक सेंडर होता है जिसको कि अपना मैसेज दूसरे को भेजना होता है कि या किसी को अपनी बात समझानी होती है. तो सेंडर क्या करता है? सेंडर अपने मैसेज को एनकोड करके भेजता है. के लिए एक मीडियम की भी जरूरत पड़ेगी जिसको हम चैनल बोलते हैं, जिसके थ्रू मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है. तो सेंडर किसी भी मीडियम का यूज कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट कर सकता है या कॉल कर सकता है. पहले के लोग तो लेटर्स भी लिखा करते थे. सो वो सब क्या है? वो सब एक मीडियम है, एक चैनल है जिसके थ्रू सेंडर का मैसेज रिसीवर तक पहुंचता है. अब बात हो गई सेंडर की. सेंडर मैसेज भेजता है, उसको एनकोड करके भेजता है, किसी चैनल के थ्रू भेजता है और वो रिसीवर के पास पहुंचता है. रिसीवर उसको डीकोड करता है कि सेंडर मुझे क्या कहना चाहता है और उस मैसेज के ऊपर फीडबैक देता है. फीडबैक देना बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से सेंडर को ये समझ में आ जाता है कि मेरा मैसेज सही तरह से रिसीवर के पास पहुंच गया है और रिसीवर ने उसको सही तरह से समझ लिया है. हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, पर उससे पहले मैं ये डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली डायग्राम से आप इसको रिलेट कर पाए. सो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सेंडर. कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सेंडर, जिसमें एक सेंडर होता है जो कि मैसेज को एनकोड करता है और उस मैसेज को एक चैनल के थ्रू भेजता है. Communication involves a sender who encodes and sends a message through a channel and a receiver who receives the message and he decodes it and gives
फीडबैक इज इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, एज इट हेल्प्स इन नोइंग वेदर द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज और नॉट। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे कि हमें ये और इजीली समझ में आ जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा, सेंडर द पर्सन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन, जिसको अपनी बात कहनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक। आप अपना क्लासरूम इमेजिन कीजिए जिसमें कि आप बैठे हैं और टीचर पढ़ा रहा है। सो टीचर कौन हुआ? सेंडर हुआ, क्योंकि वो आपको अपनी बात समझाना चाहता है या आप तक कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है। द नेक्स्ट इज मैसेज। मैसेज वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेंडर अपने रिसीवर को भेजना चाहता है। जैसे कि टीचर पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है? टॉपिक पढ़ा रही है, एक्सप्लेन कर रही है उस टॉपिक को, तो जो वो एक्सप्लेनेशन है वो एक मैसेज है जो आपको समझ आना चाहिए। रिसीवर आप खुद है, स्टूडेंट्स जो उस क्लासरूम में बैठ के टीचर की इंफॉर्मेशन को डिकोड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, अपने माइंड में ग्रास्प कर रहे हैं। मीडियम और चैनल द वे मैसेज इज सेंट। अच्छा, टीचर जरूरी नहीं है कि टॉपिक सिर्फ बोल के ही पढ़ाए, कई बार वो आपको पिक्चर दिखा के भी पढ़ाती है, कई बार वो आपको कोई वीडियो दिखा के भी पढ़ाती है, कई बार वो कुछ लिख के भी समझाती है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि कम्युनिकेशन में 4 चीजें होती हैं, दैट इज स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एंड कम्युनिकेशन आप सिंबल्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू भी कर सकते हैं। सो फीडबैक, नेक्स्ट इज फीडबैक, द रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर टू द सेंडर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने टॉपिक को समझ लिया, अब आपने टॉपिक को समझ लिया, वो बात टीचर को कैसे पता चलेगी? टीचर को वो ऐसे पता चलेगी कि आप उस टॉपिक के ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं या फिर अपना सिर हिला के बता सकते हैं कि हाँ मैम या सर, मुझे पर्टिकुलर टॉपिक समझ आ गया है। अब इसमें 2 टर्म्स रह गई है हमारी, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। अब एनकोडिंग का क्या मतलब होता है बेसिकली, और डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? So encoding means the sender convert their thoughts, ideas और feelings into a message. सेंडर जो भी कहना चाहता है वो एक मैसेज में जब कन्वर्ट करता है तो उसको एनकोडिंग कहते हैं, सो दैट द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको कोई टॉपिक समझा रही हूँ, तो वो मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि आपको सच में वो समझ आ जाए। So that is known as encoding. For example, if you invite a friend to a party, you encode your idea into words. मान लीजिए आपके दिमाग में आइडिया है कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी ऐसे ऐसे रखता हूँ और मैं अपने इन फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगा, तो आप उनको इनवाइट करने के लिए क्या करेंगे, अपना आइडिया कैसे एक्सप्रेस करेंगे? दैट इज नोन एज एनकोडिंग। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, देयर इज अ पार्टी एट माय हाउस दिस सैटरडे, कम एंड जॉइन मी। अब आपने अपना मैसेज एनकोड कर दिया, यानी कि आपने अपने फीलिंग्स, आइडियाज को एक मैसेज में कन्वे कर दिया रिसीवर को। सो आप सेंडर हैं एंड द अदर पर्सन हु इज रिसीविंग द मैसेज इज द रिसीवर। अब रिसीवर क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा। डिकोड मतलब उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। When your friend hears or reads an invitation, they decode it to understand, oh, I am invited to a party on the Saturday at their house. Oh, it's wonderful. So इससे समझ में आ गया कि उन्होंने मैसेज को डिकोड कर लिया है, और जब वो आपको फीडबैक देंगे कि ओके आई विल बी कमिंग टू योर पार्टी, तो आपको समझ में आ जाएगा उस फीडबैक से कि अच्छा, मेरा मैसेज सही से कन्वे हो गया है। ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ। सो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि कम्युनिकेशन में सिर्फ सेंडर ही इन्वॉल्व है, नहीं, लिसनर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि सेंडर। अब आपने अपनी बात कह दी, अब लिसनर की भी तो ड्यूटी है ना कि वो सही से आपकी बात को समझे। तो सेशन 1 हमें यही समझाता है कि हमें एक्टिव लिसनिंग कैसे करनी चाहिए, लिसनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, हम आगे समझते हैं। सो द फर्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव हम कब कह सकते हैं, या आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं? द इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग मैसेजेस दैट आर क्लियर, कंसाइज एंड एक्यूरेट। इसको हम समझेंगे कि अभी इनका क्या मतलब होता है। अ क्लियर स्टेटमेंट इज द वन, सो हम इसको वन बाय वन समझेंगे कि क्लियर का क्या मतलब होता है,
कंसाइज का क्या मतलब होता है और एक्यूरेट का क्या मतलब होता है। सो आपका स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्ट मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कहना कुछ चाहते हैं और रिसीवर समझ कुछ रहा है। तो अ क्लियर स्टेटमेंट इज द वन that conveys the exact message to the receiver that the sender wants to share। तो हम ये एग्जाम्पल के रूल समझते हैं जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से ही लिया है। सो एक बॉय है, सॉरी एक एम्प्लॉय है जो अपनी बात कहना चाहता है अपने मैनेजर को कि प्लीज अलाउ मी टू रीच ऑफिस एट 11 AM on Tuesday 11 June 2019 as I have an appointment with the डेंटिस्ट। सो अभी यहाँ पे उसने अपनी बात कह तो दी कि मुझे एक लीव चाहिए, सॉरी मतलब मैं हाफ डे लीव चाहिए कि मैं 11 बजे तक ऑफिस आ पाऊंगा ट्यूसडे पर क्योंकि मेरी एक डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है। अभी हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। मतलब इस बात को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है, लेकिन बेटर कौन सा है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। प्लीज अलाउ मी टू रीच लेट टू द ऑफिस ऑन ट्यूसडे 11 जून 2019 एज आई हैव अपॉइंटमेंट विद अ डेंटिस्ट। सो इस इन दो जो कन्वर्सेशन है या दो स्टेटमेंट्स हैं, इनमें क्या फर्क है। पहले वाले स्टेटमेंट में एम्प्लॉय ने क्लियरली मेंशन किया है कि वो 11 बजे तक आ जाएगा ऑफिस, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में उसने क्लियर ही नहीं किया कि वो कितने बजे तक ऑफिस रीच कर जाएगा। अब लेट का मतलब तो 1 बजे भी हो सकता है, 2 बजे भी हो सकता है, 3 बजे भी हो सकता है, लेकिन पहले वाले स्टेटमेंट में डेट भी क्लियर है, डे भी क्लियर है, टाइम भी क्लियर है और रीजन भी क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल आपको बताने का मतलब यही था, पर्पस यही था कि आप ये समझ पाए कि आप दोनों स्टेटमेंट्स में क्लैरिटी किस स्टेटमेंट में है। तो यही हमारी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसका पहला पॉइंट है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि रिसीवर को एकदम समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि कंसाइज का क्या मतलब होता है। एक कंसाइज स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएटली ब्रीफ और टू द पॉइंट। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जो मैनेजर है उसने उन्होंने रिप्लाई किया एम्प्लॉय को कि ऑल राइट यू मे कम लेट। अब कम लेट में भी मतलब यही हो सकता है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद की स्टेटमेंट्स जो है वो उन्होंने क्लियर नहीं करी कि आपकी क्या ड्यूटी है, आपको किस समय आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मान लीजिए एम्प्लॉयर को दिक्कत है कि नहीं 11 बजे नहीं, आप मुझे 10 बजे शो अप कीजिए। तो ये क्लियर होना चाहिए। कंसाइज स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें कि आप पूरी बात कहें, ऐसा नहीं आधी अधूरी आपने सिर्फ स्ट्रेट टू द पॉइंट कह दिया, नहीं पूरी बात कहनी चाहिए। सो सेकेंड स्टेटमेंट में हम ये देख सकते हैं ऑल राइट यू मे कम लेट बट इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट मोस्ट एम्प्लॉयज कम लेट एंड यू आर ऑल्सो डेवलपिंग द सेम हैबिट। तो अगर आपके मैनेजर को ये लगता है कि आप एक बुरी आदत डेवलप कर रहे हैं या ये आपकी गलती है, आपकी मिस्टेक को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि आप पिछले वीक से लेट ही आ रहे हैं, आप पिछले मंथ में ऐसा कई बार कर चुके हैं, प्लीज इसको देखिए और अपनी हैबिट को बदलिए ताकि आप अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाए। तो आप अपनी पॉइंट्स को ब्रीफ कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सीधा सीधा बस एक क्लियर स्टेटमेंट बोल दिया कि हाँ ठीक है यू मे कम लेट, ऑल राइट यू मे कम लेट, और उसके बाद की जो बात है आपके मन में जो फीलिंग्स है वो आपने एक्सप्रेस ही नहीं की। तो आपका स्टेटमेंट जो है क्लियर भी होना चाहिए और कंसाइज भी होना चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका। So the third point says an accurate statement is the one that is factual, that is its correctness can be verified. एक accurate statement वो होता है जिसमें फालतू फंड की बातें ना हो। अगर मैं straight to the point आपसे बोलूं कि accurate statement वो होता है जिसमें कि आप इधर उधर की बातें ना करके फैक्ट्स पे फोकस करें जिसको कि बाद में वेरीफाई किया जा सके। सो इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। She informed the office that most of the books given for binding have been completed. Second statement में हम देखते हैं she informed the office that 50% of the books given for binding have been completed. अब इन दो स्टेटमेंट्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्यूरेट कौन सा है जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये बात अच्छा 50% ऑफ द बुक्स तो समझ में आ रहा है कि 100 में से 50 बुक्स
हो चुकी है कंप्लीट, अभी 50 रहती हैं, तो जिसमें हम एक्चुअली उसको वेरीफाई कर सके, ऐसे स्टेटमेंट्स को एक्यूरेट स्टेटमेंट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स कैन रिजल्ट इन कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, वेस्टेड एफर्ट एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। अगर स्पीकर ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी या लिसनर ने उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया, तो ये कंफ्यूजन लीड कर सकती है, फ्रस्ट्रेशन लीड कर सकती है, एंड इट इट कैन रिजल्ट टू वेस्टेड एफर्ट, कि आपने अपनी बात समझाने के लिए इतने एफर्ट्स लगाए बट सामने वाले ने तो समझी ही नहीं, और इवन अपॉर्चुनिटीज भी आप इस वजह से काफी सारी मिस कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप अपनी बात को अच्छे से समझा सकें, प्लस आप किसी की बात को अच्छे से समझ सकें। ओके, सो द नेक्स्ट इज लिसनिंग स्किल। क्या होती है, अब मैंने बताया जैसे कि स्पीकर नहीं, लिसनर भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी बात कह दी हो गया, लिसनर को भी समझ आनी चाहिए, और एज अ लिसनर आप में ये स्किल होनी चाहिए कि आप दूसरे की बात को अच्छे से समझ पाए। ऐसा नहीं कि हाँ, एक कान से सुन के एक कान से निकाल दिया, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। Okay, so what is listening skill? Every effective conversation starts with listening. आपको सुनना आना चाहिए. Every effective conversation starts with listening. It is important to learn to give undivided attention to a person with whom a conversation is taking place. So ये जरूरी है कि आप अपनी undivided, यानी कि आप distract ना हो किसी भी चीज से, जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आप attentively उसको सुने. Given below are some reasons why listening attentively is very important. We listen to obtain information. Obviously हम क्यों सुनते हैं किसी की बात? ताकि हमें कोई information मिले या हमें दूसरे की बात समझ में आए. We listen to understand. We listen to enjoy. जब आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, आप जोक्स क्रैक करते हैं, तो आप एक दूसरे की बात को एंजॉय करते हैं. We listen to learn. We listen to build and maintain relationships. We listen to resolve conflicts. आपकी कोई किसी से कोई भी लड़ाई हुई है या कोई भी बात हुई है, मान लीजिए आपके मम्मी पापा ने आपसे कुछ कह दिया या आपके टीचर ने आपको स्कोल्ड किया, तो आप कैसे उनसे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं? आप उनको सॉरी बोल सकते हैं, आप उनको इम्प्रूव करने का प्रॉमिस कर सकते हैं. कहते हैं ना कि बात करने से हर एक मामला सुलझ सकता है. अगर दुनिया भर में लोग बैठ के सिर्फ बात करके कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर दें तो कभी वॉर हो ही ना. Without the ability to listen attentively, messages can be easily misunderstood. अगर आप किसी की बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो obviously chances हैं कि आप उनकी बात को गलत समझ लेंगे. Thus, communication breaks down and the sender of the message can easily become frustrated or irritated. कई बार आप अपनी मम्मा की बात नहीं सुनते होंगे, आप अपनी मदर की बात नहीं सुनते होंगे, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है ना. वो इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि आप उनका मैसेज ना समझते हैं, ना सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, और फिर आप उनकी बात को गलत बाद में समझ लेते हैं, और जिसकी वजह से आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. सो लेट्स मूव फर्दर. Okay, so now let's learn what is active listening. Active listening is the skill of fully focusing on what the speaker is saying, showing care and understanding their emotions and needs. इस definition को आप जरूर note down कीजिएगा. एक्टिव लिसनिंग एक कैसी स्किल होती है जिसमें कि आप स्पीकर के ऊपर जो भी वो कह रहा है उसके ऊपर पूरा फोकस रखें, उसको केयर दिखाएं एंड अंडरस्टैंडिंग देयर इमोशंस एंड नीड्स. आप उसका जो भी मैसेज है या उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप समझें और उसके ऊपर फिर फीडबैक दें. इट improves job performance, strengthens relationships and enhances overall well-being. जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पर्सनली आपको जरूरी है ये स्किल, नहीं, आपको प्रोफेशनली भी जरूरी है, क्योंकि आपकी जॉब परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है और आपकी ओवरऑल जो वेलबींग है उसको भी ठीक रखता है. Through active listening, one can clearly understand problems and collaborate effectively to find solution.
एक्टिव लिसनिंग से एक इंसान स्पीकर की या किसी की भी प्रॉब्लम अच्छे से समझ सकता है और इवन अपना योगदान या अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो इसमें कुछ वेरियस ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी एक्टिव लिसनिंग को काफी अफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि पहला होता है आई कांटेक्ट। ये आपको बचपन से सिखाया जाता है कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो या आप किसी की बात सुन भी रहे हैं तो आप एक आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करके रखें। इवन आप YouTube चलाते हैं, आप जैसे मेरे चैनल पे तो खैर मैं आपसे सामने फेस टू फेस बात नहीं करती हूँ, लेकिन कोई कोई वीडियो ऐसा होता है जिसमें कि जो स्पीकर होता है वो आपसे फेस टू फेस बात करता है। तो जब वो वीडियो में इस तरह से बात करता है कि जैसे कि वो आपकी आंखों में देख रहा है, तो आप उसकी बात को इजीली और इन अ बेटर वे समझ पाते हैं। सो आई कांटेक्ट बहुत ही पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का, और ये एक फैक्टर भी है जिससे कि आपकी एक्टिव लिसनिंग फ्लक्चुएट कर सकती है। अगर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं होगा तो इवन आपकी बात समझने में इधर उधर हो सकती है। तो eye contact is a type of body language and a key part of communication. When someone maintains eye contact during a conversation, it shows that they are paying attention. तो ये क्लियरली शो करता है कि आप स्पीकर को पूरी अटेंशन दे रहे हैं, जो लिसनर होता है वो स्पीकर को पूरी अटेंशन दे रहा है। सो ये एक इंटरव्यू में भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप आगे जाके जॉब इंटरव्यूज लेते हैं या कहीं पे इंटरव्यू देते हैं तो आप एक आई कांटेक्ट जरूर मेंटेन करिएगा बात करते टाइम। किसी को घूरना नहीं है, किसी को क्रीपी होके नहीं देखना है, बट एक डिसेंट आई कांटेक्ट बना के रखना है जब कोई आपसे बात कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट कैन गिव द इम्प्रेशन दैट अ पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। जब आप किसी से आई कांटेक्ट हटाते हैं, मान लीजिए आपसे कोई बात कर रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं, दैट लुक्स वेरी रूड। और इसमें जो स्पीकर होता है उसको समझ में आ जाता है कि आप उसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको दो पिक्चर्स से समझ आ जाएगा कि आई कांटेक्ट मेंटेन करना कितना जरूरी है। अब हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज जेस्चर। जेस्चर क्या होते हैं? जेस्चर आपकी बॉडी लैंग्वेज होता है। सिंपली जो आपके बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, जिस तरह से आप अपनी बॉडी को मूव करके दिखाते हैं कि हाँ आप एक पर्सन में इंटरेस्टेड है या नहीं है, दोज आर नोन एज जेस्चर्स. So gestures are the movement of the body that can show whether a person is paying attention or he is interested or not interested. Keeping hands and feet still during a conversation helps to show focus and respect to the speaker. और ये इंटरव्यू में भी बहुत जरूरी होता है कि आप किसी की बात सुन रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपने हैंड्स और अपनी फीट बिल्कुल स्टिल पोजीशन में रखें। ऐसा नहीं है आप पैर हिला रहे हैं, हाथों को हिला रहे हैं, कहीं फेंक रहे हैं हाथों को, मतलब जैसे एक जेस्चर होता है ना डांस में जैसे हम करते हैं हैंड्स थ्रोइंग, तो वो नहीं करना है। ठीक है, अगर आप एक अच्छी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आपको अपने हैंड्स और फीट को स्टिल रखना है लाइक दिस। इट क्लियरली शोज कि दोनों लोग कितनी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, एंड ये इंटरव्यू में भी काफी जरूरी होता है। प्लस इंटरव्यू में एक और चीज ध्यान रखने वाली होती है कि कभी भी आप जब भी अगर आप एक कैंडिडेट हैं जो कि इंटरव्यू देने गया है, तो आप कभी भी हाथ अपना टेबल पे नहीं रखेंगे। टेबल से नीचे हाथ रखने हैं जब तक कि रिक्वायर्ड ना हो। मान लीजिए आपको कुछ अपना रिज्यूमे शो करना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप अपना हाथ ऊपर करके उसको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो या आप किसी चीज का जवाब दे रहे हैं तो आप अपने हैंड्स जो है वो टेबल के नीचे ही रखेंगे, अपने थाई पे रखेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेबल पे नहीं रखेंगे, दैट लुक्स वेरी रूड। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो आप प्लीज डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कीजिए, ताकि स्पीकर को लगे कि हाँ आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, फोकस करके उसकी बातों को सुन रहे हैं। सो अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एनीथिंग दैट टेक्स अटेंशन अवे फ्रॉम लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल, साइलेंसिंग और टर्निंग ऑफ अ मोबाइल फोन during a meeting can help to maintain focus. Similarly, avoiding actions like frequently checking a wristwatch shows respect and attentiveness to the speaker. So आप इवन अपने मोबाइल्स को और कोई और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। एंड इवन जो कभी कभी ऐसा होता है हम बार बार अपना फोन चेक कर लेते
देखते हैं या फिर अपनी रिस्ट वॉच में बार बार टाइम देख रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एंड यू आर इन अ रश। तो ये स्पीकर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग सकता है, इट शोज डिसरेस्पेक्ट, सो प्लीज अवॉइड डूइंग एक्शंस लाइक दिस। ओके, द नेक्स्ट इज गिविंग फीडबैक। जब भी आप एज अ लिसनर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पीकर को अपना फीडबैक जरूर दें। Giving feedback means sharing thoughts or opinions about something which can be positive or negative. Even अगर कोई conversation चल रही है और speaker कुछ बोल रहा है और आप उस बात पे disagree करते हैं, तो आप अपना feedback देके उसको ये बता सकते हैं कि नहीं, मैं इस point पे ये चीज नहीं मानता, मेरी thinking इस चीज में काफी अलग है। या positive feedback भी हो सकता है कि हाँ, मुझे आपकी बात समझ में आ गई और मैं भी इस बात पे agree करता हूँ। However, it is important to be polite while giving feedback so that the other person does not feel hurt or upset. ये नहीं कि सीधा उसके मुंह पे बोल दिया कि हमें तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, नहीं, आपको इस तरह से बोलना है कि मैं इस पॉइंट पे थोड़ी अलग सोच रखता हूँ और ऐसे ऐसे मेरी सोच है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो एक पोलाइट वे में फीडबैक देना है, ऐसे नहीं कि रूडली कुछ भी बोल दिया। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अभी तक हमने पढ़ा एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, एक्टिव लिसनिंग को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। हम स्टेजेस को पढ़ेंगे अभी कि एक्टिव लिसनिंग करने के लिए क्या क्या स्टेजेस होती हैं। द बेस्ट काइंड ऑफ लिसनिंग इज एक्टिव लिसनिंग। इट हैपन्स व्हेन यू हियर, अंडरस्टूड, रिस्पॉन्ड एंड रिमेंबर व्हाट इज बीइंग सेड। यानी कि आप सुने, समझें, उस बात पे फीडबैक दें और फिर उसको याद भी रखें, ऐसा नहीं कि भूल गए। The 5 stages of active listening are receiving. This means paying full attention to what is being said. Understanding. This involves clearly grasping or understanding what is being communicated. And remembering, the ability to recall information or events from the past. क्योंकि कभी कभी कोई कोई बात ऐसी होती है जो याद रखना जरूरी होता है, जैसे कि टीचर ने आपको कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया या किसी जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल देखा, आप किसी फ्रेंड ने आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कि यार इस दिन मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में जाना है। इवैल्यूएटिंग, दिस मीन्स असेसिंग द वैल्यू, इंपॉर्टेंस एंड क्वालिटी ऑफ समथिंग, कि वो इंसान आपकी जिंदगी में क्या वैल्यू रखता है और आप उसकी बात को कितनी वैल्यू देते हैं, तो आपको इवैल्यूएट करना भी आना चाहिए। The last is responding, that is giving feedback, any reaction or anything that you want to say that can be positive or negative, but in a polite way. Now the next is how to ensure active listening. So there is a acronym और एक short form है जिसकी help से आप ये याद कर सकते हैं कि आप एक्टिव लिसनिंग को इंश्योर कैसे करें, आप इस चीज से श्योर कैसे हो कि आप एक्टिव लिसनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इररेस्पेक्ट एक शॉर्ट एक्रोनिम है इसी चीज के लिए, जिससे आप इस चीज को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, जिसमें कि आर का मतलब है रिमूव, ई का मतलब है आई कॉन्टैक्ट, एस का मतलब है शो, पी फॉर पे एंड E for empathize and C for clarify doubts and T for tune। तो इसको हम एक वन बाय वन समझेंगे और आप इसको रेस्पेक्ट से याद कर सकते हैं, ताकि आप इंश्योर हो जाए कि आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। R फॉर रिमूव, सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शंस रिमूव कर देनी है ताकि आप अच्छे से सुन पाए, स्पीकर को पूरा अटेंशन दे पाए। आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है ताकि स्पीकर को लगे कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और अटेंटिवली उसकी बात सुन रहे हैं और इवन इंटरेस्टेड भी है उसकी बात सुनने में। एस फॉर शो दैट यू आर लिसनिंग अटेंटिवली टू द स्पीकर थ्रू योर जेस्चर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने हैंड्स एंड फीट को स्टिल रखना है। P for pay attention and focus on whatever the speaker is saying, just pay attention to it and later give on feedback, बीच में interrupt नहीं करना चाहिए। E for empathize and feel the emotions of the speaker, अगर speaker आपको कुछ ऐसी बात बता रहा है जिससे उसके emotions जुड़े हैं या अपनी कोई feelings express कर रहा है, तो आपको एम्पैथी शो करनी है। एम्पैथी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू शेयर समवन्स फीलिंग और एक्सपीरियंसेस बाय इमेजिनिंग योरसेल्फ इन द पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल,
अगर आपको आपका फ्रेंड बता रहा है कि टुडे आई गॉट स्कोल्डेड फ्रॉम माय पेरेंट्स फॉर डूइंग अ मिसडीड, सो आप एक बार उसको अपनी जगह रख के या उसको सिचुएशन में रख के देखें कि क्या उस मिसडीड को करने के लिए जब उसके पेरेंट्स ने उसे स्कोल्ड करा तो उसको कैसा लगा होगा, और उस चीज को अपने अंदर भी इम्प्रूव करें। सी फॉर क्लैरिफाई डाउट्स, आस्क क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई डाउट्स। अगर आप किसी बात पे डिसएग्री करते हैं या आपके मन में कोई डाउट है तो आप उसको क्वेश्चंस पूछ के क्लैरिफाई कर सकते हैं, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो मिस इंटरप्रेट या मैसेज जो है वो मिस इंटरप्रेट ना हो जाए। टी फॉर ट्यून योरसेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर। ऐसा नहीं है कि स्पीकर आपको कुछ बता रहे हैं और आप 10 मिनट बाद उसका फीडबैक दे रहे हैं, मतलब इंटरप्ट नहीं करना है, बट ऐसा नहीं कि आप अपनी चीजों में खोए हुए हैं और बाद में आपको सब कुछ याद आ रहा है। सो वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड देन रिस्पॉन्ड, एज आई सेड बिफोर। सो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो कि हमारी एक्टिव लिसनिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, अच्छा या बुरा बना सकते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एक बैरियर बन सकते हैं, एक हर्डल बन सकते हैं, जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो मिस इंटरप्रेट होगा ही होगा। तो हम इन बैरियर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, अगर आपसे कोई बात कहना चाहता है स्पीकर और आप पहले से ही किसी काम में बिजी हैं, तो 100% चांसेस हैं कि आप उसकी कोई ना कोई बात अवॉइड या कोई ना कोई बात मिस कर ही जाएंगे। सो हाउ अ फैक्टर कैन बिकम अ बैरियर, व्हेन यू आर प्री ऑक्यूपाइड यू मे नॉट बी लिसनिंग टू अ पर्सन केयरफुली। सो हाउ टू ओवरकम इट, इसको अवॉइड कैसे करा जाए या इसको ओवरकम कैसे करा जाए। डू नॉट लेट इमोशंस टेक ओवर योर माइंड, कीप अवे फोन एंड डिजिटल डिवाइसेस। जैसा कि हमने पहले भी फैक्टर में पढ़ा था कि अवॉइड योर ओके। सो नेक्स्ट इज नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस। सो ये एक बैरियर किस तरह से बन सकता है, यू मे नॉट बी एबल टू हियर द अदर पर्सन क्लियरली इन अ नॉइजी इन्वायरमेंट। अगर आपको बाहर का कोई शोर आ रहा है तो ये चांसेस हैं कि आप अपने स्पीकर को अच्छे से सुन ना पाए। इसकी how to overcome it, how to avoid it, create a conducive environment to avoid misinterpretations and distractions. पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट, हो सकता है अपने स्पीकर के बारे में अपने मन में पहले से कोई माइंडसेट बना रखा हो कि अरे यार शी इज वेरी रूड, और वो बहुत ज्यादा बातें करती है और बहुत ज्यादा अच्छी बातें नहीं करती है। तो आपने पहले से ही माइंड सेट एक उस स्पीकर के लिए बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आप बायस हो सकते हैं उस स्पीकर के तरफ, और आप उसको पूरा अटेंशन भी ना दें, ऐसा भी हो सकता है। सो हाउ टू अवॉइड इट, अवॉइड डेवलपिंग बायसेस एंड बी ऑब्जेक्टिव इन योर अप्रोच व्हेन इंटरैक्टिंग विद अदर्स। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को किसी भी कॉन्वर्सेशन में ना लाएं। अगर आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है तो एक फ्रेश माइंडसेट से उससे बात करने की कोशिश करें। द नेक्स्ट इज पर्सनल फैक्टर्स। आपकी कोई पर्सनल फीलिंग्स हो सकती हैं, मान लीजिए आपका मूड खराब है या कुछ है, आपको नहीं सुनना है, तो वो भी एक बैरियर बन सकता है। सो अलाउ द अदर पर्सन टू फिनिश स्पीकिंग एंड देन रेस्पॉन्ड। Okay, so let's come to session 2, that is parts of speech. In any language, parts of speech are group of words classified based on their role in a sentence. जब भी हम कोई एक सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच उस सेंटेंस को बनाने के लिए काम में आते हैं। दे आर लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज। मीन्स ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिसको कि हम एक दूसरे से जोड़ के पूरा एक सेंटेंस बना सकते हैं। सो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एक्सेट्रा वर्क टुगेदर टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो जब हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इन सबको यूज करके एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो पार्ट, ये जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। When a person speaks or writes, sentences are used to share thoughts, ideas, or actions. A sentence is a group of words that gives a complete meaning. ऐसा नहीं कि आप तोड़ मरोड़ के बात कर रहे हैं, आपने सिर्फ बोला राजू स्कूल, अब इसमें क्या समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन जब आप चीजों को जोड़ते हैं ताकि वो एक कंप्लीट मीनिंग बना सके, जैसे कि राजू गोज टू स्कूल। If the group of words do not make complete sense, it is called a phrase. For example, Raju goes. अब कहाँ जाता है ये समझ नहीं आ रहा, but Raju goes. राजू जाता है इतना समझ आ रहा है. Okay? A sentence always starts with a capital letter and ends with a full stop. So ये तो सबको ही पता है.
कि कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है, या फिर फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एग्जाम्पल, डिड यू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और आप देखेंगे सेंटेंसेस के फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर्स में है। आई कंप्लीटेड इट येस्टरडे, फुल स्टॉप, एंड दैट इज गुड, दैट इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। सो दीज आर नोन एज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ के एक सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। सो हाउ टू यूज कैपिटल्स इन अ सेंटेंस, क्योंकि कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेंटेंस के बीच में भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। वी नो दैट ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। इट इज इजी टू नो व्हाट टू कैपिटलाइज इफ यू रिमेंबर द एक्रोनिम मिंट्स। तो आप मिंट्स से इसको याद कर सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे कैपिटल वर्ड्स यूज करने चाहिए और कहाँ कहाँ पे नहीं करने चाहिए। तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। मीन्स एक्रोनिम से हम इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि कोई मंथ का नेम आ रहा है तो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ ऑल द मंथ्स। मीन्स कोई भी मंथ हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप उसका फर्स्ट लेटर हमेशा एक सेंटेंस में कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, चाहे वो आपके सेंटेंस के बीच में आ रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू कॉलेज इन जून। अब देखिए जून लास्ट में आया लेकिन फिर भी उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है, तो मंथ्स के लिए हमेशा ये एप्लीकेबल रहेगा। द नेक्स्ट इज आई। अगर आई आप सेंटेंस के शुरू में लिख रहे हैं तो वो कैपिटल होगा ही होगा, लेकिन आप बाकी के पूरे सेंटेंस में कहीं भी, आई मीन कहीं भी आई का यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा कैपिटल में आएगा। कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन यूज एज अ वर्ड। एवरी डे आई प्ले टेनिस विद हिम, तो एवरी डे के बाद आई आया तभी भी वो कैपिटलाइज्ड ही है। अगर आप किसी का नाम लिख रहे हैं तो कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, places, rivers, seas, oceans, mountains, islands and days। तो किसी भी कोई भी इस तरह का नाउन अगर आपके सेंटेंस में है तो आप हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज करेंगे। कौन कौन सी नाउन? किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी रिवर का नाम, किसी भी ओशन का नाम, किसी भी माउंटेन का नाम, किसी दिन का भी, अगर आप किसी दिन की भी अगर आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस ट्यूसडे विद्या इज इन राजस्थान, तो आप देख सकते हैं क्या है, ये टी जो है वो ट्यूसडे का कैपिटल है। विद्या किसी लड़की का नाम है तो वी भी कैपिटल में है। राजस्थान किसी जगह का नाम है इसीलिए आर भी कैपिटल में ही है। द नेक्स्ट इज टाइटल्स। Capitalize the first letter in the titles used before people's name. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को एड्रेस करने के लिए डॉक्टर शाह, तो डॉक्टर का जो फर्स्ट डी आर का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटलाइज होगा, और क्योंकि शाह किसी का नाम है इसीलिए एस भी कैपिटल में है। एंड मिस्टर पटेल वर्क टुगेदर, सो एम इज इन कैपिटल एंड पी इज ऑल्सो इन कैपिटल क्योंकि पटेल किसी का नाम है। देन एस, S is the starting letter of the sentences that you already know कि सेंटेंस हम किसी कैपिटल वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे वो फिर कुछ भी हो। ओके, द हो, आई हो, इट हो, इज हो, कैसा भी सेंटेंस हो हम उसको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज हम डिफरेंट टाइप के जो भी फुल स्टॉप्स हैं, जो भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। पंक्चुएशंस क्या होती हैं जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं? दीज इंक्लूड फुल स्टॉप और पीरियड। फुल स्टॉप या पीरियड आप दोनों ही बोल सकते हो, वो डॉट जो होता है उसको आप फुल स्टॉप भी बोल सकते हो, पीरियड भी बोल सकते हो। कॉमा जो आप यहाँ भी देख सकते हो बार बार लगा हुआ है सेंटेंसेस में। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपॉस्ट्रोफी, कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, parenthesis, quotation mark, bracket, brace, ellipsis and bullet point। अब इसमें से कुछ तो आपको पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, तो आप उनके सिंबल्स यहाँ देख सकते हैं। फुल स्टॉप एक बस एक डॉट होता है, कॉमा एक स्लैश मार्क की तरह होता है, क्वेश्चन मार्क इस तरह से हम लगाते हैं क्वेश्चन के बाद, एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से होता है, एक स्लैश और नीचे डॉट। अपॉस्ट्रोफी ये ज्यादातर तब यूज होती है जब आप किसी के नाम के बाद लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय वॉलेट इज इन हिज
पॉकेट. सो अजय के बाद अपॉस्ट्रोफी एंड देन एस, कॉलन. ठीक है, अभी आप ये जो इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में हर किसी के आगे लगा हुआ है कॉमा, क्वेश्चन मार्क के आगे देखिए ये सारा कॉलन है. सेमी कॉलन जिसमें एक डॉट और एक कॉमा होता है, कॉलन में 2 डॉट्स होती हैं बस. डैश थोड़ा वाइड होता है, हाइफन छोटा सा होता है. पेरेंथेसिस ये जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उनको बोलते हैं. कोटेशन मार्क्स डबल कोट्स या सिंगल कोट्स हो सकते हैं. ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स को ब्रैकेट ही बोलते हैं. ब्रेस जो ये कर्व वाले ब्रैकेट होते हैं इनको ब्रेसेस बोलते हैं. एलिप्सिस ये जो आप 3-4 डॉट्स, कभी कभी आप किसी को मैसेज लिखते हैं तो अपने मैसेज को डिवाइड करने के लिए 3-4 डॉट्स लगाते हैं, या फिर कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए 3-4 डॉट्स लगाते हैं, तो इसको एलिप्सिस बोला जाता है, एलिप्सिस. एंड बुलेट पॉइंट इस तरह से एक डॉट होता है जो कि सेंटर में लगाया जाता है या ऊपर लगाया जाता है, फुल स्टॉप की तरह नीचे नहीं लगाया जाता. ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है. फुल स्टॉप एक डॉट होती है, इट शोज द एंड ऑफ अ सेंटेंस. इट इज ऑल्सो यूज टू शो शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर कैन बी शॉर्टेंड एज PROF डॉट. इसका मतलब हुआ कि प्रोफेसर का शॉर्ट फॉर्म है व्हेन यूज्ड एज अ टाइटल बिफोर अ नेम, जैसे DR डॉट, इसका मतलब हुआ डॉक्टर. दिस सेंटेंस, दिस इज अ सेंटेंस, फुल स्टॉप. दिस इज अनदर सेंटेंस, फुल स्टॉप. संजय इज अ प्रोफेसर, फुल स्टॉप. His patients called him PROF dot Professor Sanjay dot. ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है. कॉमा, समटाइम्स वी यूज कॉमा टू इंडिकेट पॉज इन अ सेंटेंस. आफ्टर द वेटर गिव मी मेन्यू, पॉज, आई ऑर्डर्ड द फूड. When we use comma to separate items, जब 2-3 चीजों के बारे में हम एक सेंटेंस में बात करते हैं, I bought apples, oranges and grapes. क्वेश्चन मार्क हम ज्यादातर क्वेश्चंस के एंड में लगाते हैं. What is your designation? Question mark. How much is your work experience? Question mark. Exclamation mark when you we use an exclamation mark at the end of the word or sentence to indicate a strong feeling such as surprise, shock or anger. What a pleasant surprise! Exclamation mark, that is a slash and a dot. You are late, so that is a slash and a dot. We use an apostrophe followed by an S, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, to show that something belongs to someone. That is Divya's desk. तो किसी के नाम के बाद apostrophe लगा के उसके बाद S लगाया जाता है. Are these Abdul's book? We use an apostrophe to indicate the shortened form of some words. So for example, doesn't, isn't, couldn't, can't, तो वहां पे भी apostrophe का यूज होता है. Okay, so let's move forward. So the next is basic parts of speech. The different types of words we use in sentences are called parts of speech. जैसा कि हमने पहले समझा, the basic parts of speech are nouns, pronouns, adjectives, words and adverbs. तो ये क्या होते हैं, इनको एक एक बार थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं. वैसे तो आपको काफी कुछ इसमें से पहले से ही पता होगा, इंग्लिश में पढ़ा होगा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. सो व्हाट इज अ नाउन? नाउन आर द वर्ड्स दैट रेफर टू अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और अ आइडिया. दे आर जस्ट द नेमिंग वर्ड्स. व्हाट इज अ प्रोनाउन? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. कहीं पे जब आप नाउन यूज नहीं कर सकते, बार बार आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप कहीं पे नाउन बार बार यूज नहीं कर सकते, तो आप उसकी जगह एक प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in the sentence रीमा wrote a letter, so both रीमा and the letter are nouns. क्योंकि रीमा एक इंसान का नाम है और लेटर एक चीज का नाम है, तो इसमें रीमा और लेटर दोनों ही नाउन्स हैं. पर फॉर एग्जाम्पल आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर रीमा wrote a letter, she is tired, so शी यहाँ पे रीमा की जगह पर यूज हुआ है, लेकिन ये डिनोट रीमा को ही कर रहा है, रीमा की जगह पर शी को यूज किया गया है, इसीलिए ये प्रोनाउन कहलाएगा. व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, रीमा रोट अ लॉन्ग लेटर. कैसा लेटर लिखा? लॉन्ग लेटर लिखा या शॉर्ट लेटर लिखा. तो उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो एडजेक्टिव कहलाया. वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन. रीमा wrote a letter, so
क्या करा उसने, रीमा ने लेटर को रीड नहीं किया, लिखा, तो रोट इज अ वर्ब। वैसे तो रीड भी एक वर्ब ही होता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। सो रीमा रोट अ लेटर, या रीमा रेड अ लेटर। सो राइटिंग और रीडिंग या दोनों ही एक वर्ब है, जो कि बताता है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का उसने क्या किया, क्या एक्शन लिया। सो व्हाट इज अ एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट adds meaning to a verb, adjective, or other adverb. It answers the question how often, when, and where. For example, Rima quickly wrote a letter. So quickly is an adverb क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो क्रिया है उसको एक मीनिंग दे रहा है, ठीक है। सो इट टेल्स अस हाउ रीमा डिड द एक्शन, कैसे उसने लिखा, जल्दी जल्दी लिखा या स्लोली स्लोली लिखा, सोच के लिखा या धीरे से लिखा, जैसे भी, तो वो एडवर्ब कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर। हम कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। विल यू बुक अ मूवी फॉर 3 PM? बुक इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। कभी कभी ऐसा होता है हम नाउन को या एडजेक्टिव को भी एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, तो ये उसी के कुछ एग्जांपल्स हैं। विल यू बुक अ मूवी फॉर 3 PM? सो यहाँ पे जो बुक वर्ड है वो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। आई नीड टू फाइंड माई इंग्लिश बुक, यहाँ बुक एक नाउन की तरह काम कर रहा है। हिज टोटल क्रिकेट स्कोर वॉज 145। टोटल इज एन एडजेक्टिव हियर, दैट इज टोटली ऑसम। टोटली इज एन एडवर्ब हियर क्योंकि वो इसमें एक मीनिंग ऐड कर रहा है, ऑसम में एक मीनिंग ऐड कर रहा है। सो शी इज ऑलवेज वॉचिंग अ फुटबॉल मैच। फुटबॉल इज एन एडजेक्टिव कि वो बता रहे किस चीज का मैच, किस चीज की बात कर रहे हो आप, फुटबॉल की बात कर रहे हैं। शी गॉट अ न्यू फुटबॉल फॉर हर बर्थडे। सो हियर फुटबॉल इज अ नाउन, फुटबॉल मिली है, कौन सी बॉल मिली है, तो फुटबॉल एक चीज है, तो यहाँ पे वो नाउन की तरह एक्ट कर रही है। The experienced sailor was able to hold up the sail despite heavy storm. तो यहाँ sail एक noun है। सतीश was able to sail through despite the storm. तो यहाँ sail एक verb का काम कर रहा है। यहाँ बता रहा है कि सतीश जो था वो storm के बावजूद भी उसने समुद्र को पार कर लिया। तो पार करना एक क्या है, एक्शन है। तो यहाँ sail एक verb है। Kapil promised his father that he will be a good boy. So promised is a verb here. Kapil was unable to keep the promise given to his father. So promise is a noun here. So पहले वाली सेंटेंस में आप देख सकते हैं कपिल ने प्रॉमिस किया, एक्शन लिया, तो वो एक वर्ब है। लेकिन कपिल अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया। क्या क्या नहीं रख पाया? प्रॉमिस एक चीज है, तो प्रॉमिस इज अ नाउन हियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वाओ रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट अ फेमस एक्टर। अब हम यहाँ समझते हैं कि क्या चीजें हैं। वाओ रीमा वेंट टू द स्टूडियो एंड मेट अ फेमस एक्टर। वी ऑलरेडी नो दैट रीमा, स्टूडियो एंड एक्टर आर नाउन्स, क्योंकि रीमा किसी का नाम है, स्टूडियो किसी जगह का नाम है, एंड एक्टर भी किसी को डिनोट करता है। फेमस इज एन एडजेक्टिव क्योंकि वो एक्टर की विशेषता को बता रहा है, इट डिस्क्राइब्स द एक्टर। एंड द वर्ड्स वेंट एंड मेट आर वर्ब्स क्योंकि वो एक्शन को बता रहे हैं। वट अबाउट द रिमेनिंग वर्ड्स इन द सेंटेंस? वाओ क्यों यूज हुआ, टू क्यों यूज हुआ, द, एंड, इन सब का क्या काम है सेंटेंस में? वी यूज सच सपोर्टिंग वर्ड्स टू जॉइन द मेन पार्ट्स ऑफ द स्पीच। हम एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ और सपोर्टिंग वर्ड्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम सेंटेंस को और एक मीनिंग दे सकें। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, अब मूवी में आपने लीड एक्टर्स को तो देख लिया, पूरी मूवी में क्या आप लीड एक्टर्स को ही देखते हैं? नहीं, उसमें कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स भी होते हैं जो स्टोरी को और एनहांस करते हैं, स्टोरी को और ड्राइव करने में हेल्प करते हैं। So what are the supporting parts of speech? Along with the main parts of speech, there are some words we need for connection between the parts of speech. So those are known as supporting parts of speech. ये क्या क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, हम आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, कंजंक्शंस को यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशंस को यूज कर सकते हैं, इंटरजेक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो इनको भी एक बारी वन बाय वन देख लेते हैं कि ये क्या होती है। आर्टिकल्स ए एन द, ये तीन वर्ड्स होते हैं जो कि हम अपने सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कार स्टॉप सडनली बिकॉज अ
cat ran in front of it. So articles are generally used before nouns. ये ज्यादातर nouns के पहले ही लगाए जाते हैं and vowels के आगे लगाया जाता है. अगर आपके noun का पहला word एक vowel है तो उसके आगे an लगेगा, otherwise a लगेगा. The is used to refer to specific or particular words जो संसार में सिर्फ एक ही होता है. तो उस पर्टिकुलर वर्ड को आइडेंटिटी देने के लिए द का यूज किया जाता है. जैसे कि द सन, इस जैसे कि सन बस एक ही है तो इसीलिए उसके आगे द यूज हुआ. इसीलिए आप किसी को आइकॉनिक दिखाने के लिए द यूज करते हैं, जैसे कि दी शाहरुख खान. तो ऐसे किसी को आइकॉनिक दिखाने के लिए या ऐसा जो दुनिया में बस एक ही हो उसको दिखाने के लिए हम लोग द वर्ड का यूज करते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि अगर वॉवल होगा तो जैसे कि एन एप्पल, अगर वॉवल होगा तो उसके आगे एन लगेगा, अदरवाइज अ बुक. अगर वॉवल के अलावा कोई लेटर होगा तो उसके आगे ए लगेगा. What are conjunctions? Conjunctions are words that join two nouns, phrases or sentences. These are very common, that is and, or, but. तो and और या बट का यूज हम करते हैं सेंटेंसेस को या दो नाउन्स को जोड़ने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, शीला एंड आई वेंट टू द मार्केट. ओके, नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन. Preposition connect one word with another to show the relationship between them. They usually answer the questions when, where and how. Some common prepositions are on, at, under, in. For example, the cat is on the roof. कहाँ पे है cat? On the roof. तो ये where का question, where question का आंसर दे रही है. ये preposition क्या कर रही है? कहाँ पे, यानी कि where का आंसर दे रही है. Okay. Interjections, these words express strong emotions such as happiness, surprise, anger, और इनके साथ exclamation mark जरूर यूज होता है. Wow, oh no, thanks, help, तो इनके साथ exclamation mark भी जरूर यूज होता है. ओके, तो सेशन 1 एंड सेशन 2 हमने कंप्लीट कर लिया है. सेशन 1 दैट इज एक्टिव लिसनिंग एंड सेशन 2 दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दिस इज द लास्ट सेशन ऑफ द चैप्टर दैट इज राइटिंग सेंटेंसेस. अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया, सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लिया. अब हम सेंटेंसेस फॉर्म करने की कुछ चीजें देखेंगे जो हमारी बुक में मेंशन है. Okay, so a sentence is a group of words arranged in a way that expresses a meaningful idea or a complete idea. It follows a proper sequence so that others can understand its meaning. अगर आप इधर उधर words को कर देंगे तो sentence समझ में ही नहीं आएगा. Sentence formation का फिर मतलब ही क्या रहा. A sentence usually has a subject and an object. इट कैन शेयर इन्फॉर्मेशन, आस्क अ क्वेश्चन. सेंटेंस आपसे कोई बात कह सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है या कमांड दे सकता है. इन राइटिंग, sentences are placed in order to create meaningful and understandable communication. ये बहुत जरूरी पॉइंट है. सो सिंपल सेंटेंस, अब हम सेंटेंस के कुछ टाइप देख लेते हैं. सिंपल सेंटेंस हैज जस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट और इट कंटेन्स ओनली वन मेन वर्ब. इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. इसमें कुछ भी और ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल, निशा सेल्स अ लैपटॉप. इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि निशा सब्जेक्ट है, द पर्सन डूइंग द एक्शन, सेल्स वो एक्शन है जो निशा या सब्जेक्ट कर रही है, एंड ऑब्जेक्ट अ लैपटॉप जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है. Complex sentence has two or more parts that are connected by a coordinated conjunction like and, but, or. Most sentences include the person or thing performing the action itself, the person or thing receiving the action. Understanding these parts help in building clear and meaningful sentences. लेकिन कुछ sentences में conjunctions भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. सो सब्जेक्ट को हमने समझ लिया, ऑब्जेक्ट को हमने समझ लिया और वर्ब को हमने समझ लिया. वर्ब क्या होती है? इट डिस्क्राइब्स द एक्शन कि क्या हो रहा है. सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव करता है. हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. आई रोट अ लेटर, या आई एक सब्जेक्ट है, रोट क्योंकि लिखा, अब लिखा एक एक्शन है तो wrote is a verb and a letter is an object. He called the customer, he is a subject, called verb and the customer is the object. She packed the product, she is a subject,
packed is the verb and the product is the object. Diya and Sanjay booked a cab. Diya and Sanjay are the subjects. Verb is a booked is a verb and a cab is the object. Types of object in a sentence: the object can be of two types, that is direct or indirect. A direct object thing is directly affected by the verb. It answers the question what. निशा sells a laptop. निशा ने क्या सेल किया? एक लैपटॉप. तो वो डायरेक्ट एक वर्ब हो गई कि लैपटॉप को डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट हो गया कि लैपटॉप को बेच दिया उसने. An indirect object is the person that benefits from the action. It answers the question to whom or for whom. Abdul gave a gift to his mother. So giving is the verb here. What did Abdul give? A gift. तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. अगर यहाँ पे लिखा होता अब्दुल गेव अ गिफ्ट तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि अब्दुल ने क्या किया? गिफ्ट दिया. लेकिन यहाँ पे टू हिज मदर लगा हुआ है तो वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है कि अब्दुल ने गिफ्ट दिया. किसको दिया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि उसकी मदर को दिया. Some sentences may only have a direct object while others can have both direct and indirect objects. ओके सो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. रीमा बॉट स्टेशनरी. सो रीमा ने क्या किया? स्टेशनरी खरीदी. खरीदना इज द वर्ब. स्टेशनरी वर्ब प्लस व्हाट की क्या खरीदा? स्टेशनरी खरीदी. तो स्टेशनरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस. ये भी एक डायरेक्ट है. फातिमा और सोनिया क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. क्या खेल रहे हैं? टेनिस खेल रहे हैं. सो टेनिस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ही ऑफर्ड अ कॉफी टू मी. यहाँ पे अब इनडायरेक्ट है कि उसने ही इज द सब्जेक्ट. उसने क्या किया? ऑफर किया. क्या ऑफर किया? कॉफी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टू मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द मैनेजर असाइंड अस प्रोजेक्ट्स. तो मैनेजर ने क्या किया? प्रोजेक्ट को असाइन किया. क्या असाइन किया? प्रोजेक्ट असाइन किया. किसे किया? हमें किया. सो प्रोजेक्ट यहाँ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड अस यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट पे चलते हैं. सो द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैटेगरी 1 तो आपकी बुक में इसी तरह से दिया हुआ है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस? संजय ब्रोक द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय. अब दोनों का मतलब तो एक ही निकल रहा है लेकिन फिर इसको अलग अलग तरह से क्यों लिखा है? द एक्शन इन द बोथ सेंटेंसेस इज ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास. दोनों में सेम चीज हो रही है बट द सब्जेक्ट इन बोथ द सेंटेंसेस इज डिफरेंट. यहाँ पे संजय सब्जेक्ट है और यहाँ पे ग्लास सब्जेक्ट है. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट डज द एक्शन. इन द सेकेंड सेंटेंस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. सो जिसमें सब्जेक्ट एक्शन को करता है वो एक्टिव वॉइस है जबकि जिसमें सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है वो एक पैसिव वॉइस है. ठीक है तो हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हैं. शी रोट एन ईमेल वॉज रिटन बाय हर. तो यहाँ पे शी जो है वो एक्शन कर रही है. ठीक है और ईमेल एक्शन को रिसीव कर रहा है एंड ईमेल वॉज रिटन बाय हर. तो इस तरह से एक्टिव पैसिव को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं. नेक्स्ट वाले बॉक्स का एग्जाम्पल देखते हैं. द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर वॉज बीइंग चेज्ड बाय द टाइगर. दोनों का मतलब एक ही है लेकिन क्या हो रहा है? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है और किसी में सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है. कैटेगरी 2 there are mainly 4 types of sentences that is declarative, interrogative, exclamatory and imperative. तो अभी तक हमने सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझा, हमने एक्टिव पैसिव वॉइस को समझा. अब हम सेंटेंसेस के कुछ और टाइप्स को देखते हैं जैसे कि डेक्लेरेटिव. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और क्लियर स्टेटमेंट्स एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप ऑलवेज. आई गो टू ऑफिस फुल स्टॉप. दिस इज डेक्लेरेटिव. उसने सेंटेंस ने क्या करा? आपको बताया कि मैं ऑफिस जाता हूँ. सो इट इज वेरी कोल्ड. सेंटेंस ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी, कुछ बताया तो इट इज डेक्लेरेटिव. कुछ डिक्लेयर किया उसने. क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस, कोई क्वेश्चन पूछा उसने आपसे एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क ऑलवेज. डिड यू गो टू द ऑफिस? क्वेश्चन मार्क. हाउ इज द वेदर? क्वेश्चन मार्क. तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. सेंटेंस जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. इमोशन, रिएक्शन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आई रिसीव द प्राइज फॉर द बेस्ट एम्प्लॉय. उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है. ओ इट्स वेरी कोल्ड. तो ये क्या कर रहा है?
इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, सेंटेंस के अंदर ही कुछ ना कुछ इमोशन है। ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस, दीज सेंटेंसेस शो एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल प्लीज, सॉरी अगर प्लीज भी नहीं लगाया, वेयर योर स्वेटर, तो ये एक क्या है, कमांड है। प्लीज लगा देंगे तो प्लीज वेयर योर स्वेटर, ये एक रिक्वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 सेंटेंसेस है, बहुत इजी है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। स्टिल अगर आपको कुछ समझना है तो मुझे कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। The last topic for the chapter is paragraph. A group of sentences form a paragraph. हमने पहले पढ़ा कि sentences के building blocks यानी कि छोटे छोटे parts होते हैं, parts of speech, जो मिलके एक sentence को बनाते हैं, और बहुत सारे sentences मिलके एक paragraph बनाते हैं. While writing a paragraph, make sure the sentences have a common meaning. When you want to write about a different idea, please make a new paragraph. ऐसा नहीं कि एक ही paragraph में सारी information आपने डाल दी. For example, if you are writing about your school, the first paragraph could be of the name, location, size and other such details. In the next paragraph, you can use sentences to describe what you like about your school. एक example यहाँ पे हम देख लेते हैं. I go to government higher secondary school, whatever the place is. It is not a very big school but has many good teachers. There are about 100 students in my school. तो इस तरह से बहुत सारे sentences मिलके एक paragraph form करते हैं. Okay, so question answer link is provided in the description box. और question answers वो वाले question answers हैं जो कि employability skills की book exercises हैं, तो उसका link description box में provide किया गया है, आप वहां से जाके download कर सकते हैं। कोई भी doubt हो तो आप मुझसे comment करके या email करके भी पूछ सकते हैं। Thank you for watching my channel Creative Area and please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.